हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडमिशन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सेक्शन 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एडमिशन डील करता है सेक्शन 15 टू सेक्शन 21 एंड सेक्शन 25 में। जनरली एडमिशन क्या होता है? तो एडमिशन ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है और वो किसी फैक्ट को, किसी तथ्य को एडमिट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है उसकी एग्जिस्टेंस। उसे हम कहते हैं एडमिशन। एडमिशन दो तरीके के होते हैं, या तो सेल्फ हार्मिंग होता है या तो सेल्फ सर्विंग होता है। सेल्फ हार्मिंग मतलब वो एडमिशन जो कि अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। मतलब जो पर्सन एडमिशन कर रहा है, किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को मान रहा है, वो उसके खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उसको हम सेल्फ हार्मिंग एडमिशन कहते हैं। सेल्फ सर्विंग एडमिशन वो होते हैं जो पर्सन एडमिशन कर रहा है और वो उस पर्सन के खुद के फेवर में है, तो वो सेल्फ सर्विंग एडमिशन होते हैं। जनरली सेल्फ हार्मिंग एडमिशन एडमिसिएबल होते हैं, उनका एविडेंस दिया जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है या फिर कोई ऐसी बात से पता चल रहा है कि कोई फैक्ट उसके फेवर में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। वहाँ पर सच होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कोई एक पर्सन है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने बी से लोन लिया है, वो इस फैक्ट को मान रहा है कि मैंने बी से लोन लिया है। अब ये उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो कोई भी पर्सन अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो झूठ बोलेगा नहीं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उसने सच बोला होगा। इसलिए सेल्फ हार्मिंग जो एडमिशन होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं और जनरली सेल्फ हार्मिंग एडमिशन का एविडेंस दिया जा सकता है। तो एडमिशन क्या है? तो एडमिशन सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एन any inference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the persons and the circumstances hereinafter mentioned। एडमिशन स्टेटमेंट है जो ओरली हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, जो कि इन्फरेंस सजेस्ट कर रहा है फैक्ट एंड इशू का या रेलेवेंट फैक्ट का। फॉर एग्जांपल, फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए ने बी से लोन लिया है। सपोज ये फैक्ट एंड इशू है और ए की डायरी में मेंशन है, जो वो डायरी में मेंटेन करता था, उसमें ए ने मेंशन किया कि हाँ उसने किसी डेट को बी से लोन लिया है। अब ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो गया क्योंकि उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, और ये एडमिशन हो गया इस फैक्ट का कि उसने लोन लिया हुआ है बी से। तो ये क्या हो जाएगा? ये एडमिशन हो जाएगा फैक्ट एंड इशू का। फैक्ट एंड इशू क्या था हमारा? कि क्या ए ने बी से लोन लिया है। तो ये फैक्ट जो कि एडमिट कर रहा है उसकी लाइबिलिटी को कि ए ने बी से लोन लिया है, ये एडमिसिएबल हो जाएगा और इसको हम एडमिशन कहेंगे। इसमें कहा जा रहा है विच इज़ मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन और अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। तो एडमिशन किन पर्सनस के द्वारा किया जाएगा, किन सर्कमस्टांसेस में किया जाएगा? तो इसके बाद के दिए गए जो भी सेक्शंस हैं उसमें जो लोग मेंशन हैं उनके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है, उन सर्कमस्टांसेस में एडमिशन किया जा सकता है। सेक्शन 16 एडमिशन बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। सबसेक्शन 1 कहता है स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू any such party whom the court regard under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them our admission। तो स्टेटमेंट, जो एडमिशन का जो स्टेटमेंट है वो पार्टी टू द प्रेसिडिंग के द्वारा किया जा सकता है, पार्टी है उसके एजेंट के द्वारा किया जा सकता है, जिसको कोर्ट रिगार्ड कर रही है कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उस एजेंट को या फिर उस पर्सन को जो भी एडमिशन कर रहा है उसको ऑथराइज किया गया है एडमिशन करने के लिए, तब पर्सन वो एडमिशन कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है पार्टी टू द सूट क्या है, पार्टी टू द प्रेस्टिंग क्या है? पार्टी टू द प्रेस्टिंग बहुत एक वाइड वर्ड है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो पार्टी नहीं आती है जो ऑन रिकॉर्ड मेंशन है। यहाँ पे वो पार्टी का मतलब है जिनका इंटरेस्ट है सूट में।
फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सूट है जिसमें जो कि माइनर के अगेंस्ट है, और पार्टी ऑन रिकॉर्ड कौन है? गार्जियन है। तो इंटरेस्ट किसका है यहाँ पर? सब्जेक्ट मैटर में माइनर का है, और सूट में ऑन रिकॉर्ड कौन है? गार्जियन है। तो गार्जियन नहीं कर सकता है यहाँ पर एडमिशन। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गार्जियन का इंटरेस्ट नहीं है, माइनर का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर एडमिशन गार्जियन नहीं कर सकता माइनर के बिहाफ पर। पार्टी जो वर्ड है, इसको हम नैरो सेंस में नहीं लेंगे, ये वाइड सेंस में जाएगा। तो यहाँ पर पार्टी टू द प्रोसीडिंग का सिर्फ इतना मतलब नहीं होगा कि जो लोग ऑन रिकॉर्ड हैं वही पार्टी टू द प्रोसीडिंग है, नहीं। यहाँ पर ये मतलब है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो भी पार्टी टू द सूट हैं, चाहे भले उनका नाम ना हो। जैसे अभी हमने माइनर और गार्जियन का केस डिस्कस करा। उसके बाद है एजेंट। तो हम सबको प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट पता है कि ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एजेंसी अगर एजेंट कोई काम करता है तो वो किसके बिहाफ पे होता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे होता है, और वो काम प्रिंसिपल का माना जाता है। ऐसे ही यहाँ पे वर्ड लिखा है एजेंट। तो अगर कोई पार्टी टू द प्रोसीडिंग का एजेंट है जिसको ऑथराइज किया गया है एडमिशन करने के लिए एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, तो वो भी वैलिड एडमिशन होगा और पार्टी के अगेंस्ट उसका एविडेंस दिया जा सकेगा। सबसेक्शन 2 बताता है स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टीज टू द सूट्स सुइंग और sued in a representative character are not admission unless they were made while the party making them held that character। तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो लोग सूट फाइल होता है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये लोग भी क्या कर सकते हैं? एडमिशन कर सकते हैं पार्टी के बिहाफ पर। बट जब वो एडमिशन कर रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव तो वो उस कैरेक्टर में होने चाहिए। मतलब कि अगर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर सीज हो गया है उसके बाद वो एडमिशन नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंसी ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वो एडमिशन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टीज। फिर है द पर्सन, क्लॉज A है the person who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statement in their character of the person so interested। तो वो लोग जिनका सब्जेक्ट मैटर में कोई प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट है वो लोग भी एडमिशन कर सकते हैं। इस क्लॉज का मतलब है कोई पार्टी है जो कि पार्टी टू द सूट नहीं है, ऑन रिकॉर्ड पार्टी टू द सूट नहीं है, बट उसका प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में, तो वो भी एडमिशन कर सकते हैं और उनका एडमिशन क्या होगा? एडमिसिएबल होगा। उसके बाद क्लॉज बी कहता है द पर्सन अगेंस्ट whom द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। मतलब पार्टीज टू द सूट क्या है? एक पर्सन है जिससे क्या कर रहे हैं? अपना इंटरेस्ट जो डिराइव कर रहे हैं। मतलब कोई एक पर्सन है जिससे पार्टी टू द सूट अपना इंटरेस्ट डिराइव कर रहे हैं, ले रहे हैं उससे अपना इंटरेस्ट। तो जिस पर्सन से इंटरेस्ट लिया जा रहा है यहाँ पर उस पर्सन का क्या होगा? एडमिशन रेलेवेंट होगा। इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए क्या है? ओनर है अपने घर का, और वो अपना घर, ए जो पर्सन है ए अपना घर क्या कर रहा है? बी को बेच रहा है। तो बी क्या हो गया? परचेजर हो गया। और ए ने वो ही घर जो उसने बी को बेचा है उसने ऑलरेडी मॉर्गेज करके रखा हुआ है सी को, जो कि मॉर्गेज ही है यहाँ पे। सी को ऑलरेडी उसने मॉर्गेज करके रखा हुआ है। अब जब सेल हो रही होती है तो सी कहता है भाई मेरा मॉर्गेज का पैसा लाओ। तो ए ने एडमिशन किया है कि हाँ मैंने मॉर्गेज किया हुआ था सी को पहले से। अब पार्टी टू द सूट क्या है यहाँ पर? बी है जिसने घर को खरीदा, सी है जो मॉर्गेजी है। ये पार्टी टू द सूट हो गए हैं। दोनों इंटरेस्ट किससे डिराइव कर रहे हैं? ए से डिराइव कर रहे हैं। ए बी के लिए क्या है? ओनर ऑफ द हाउस है, सेलर है। तो बी को भी इंटरेस्ट किससे मिल रहा है? ए से मिल रहा है। और जो सी है जो मॉर्गेजी है, जिसको अपना मॉर्गेज मनी लेना है, जिसने उधार दिया हुआ था, वो अपना इंटरेस्ट किससे ले रहा है? वो भी ए से ले रहा है। तो दोनों ही बी और सी दोनों ही किससे अपना इंटरेस्ट डिराइव कर रहे हैं? ए से डिराइव कर रहे हैं। तो ए के द्वारा किया गया एडमिशन कि हाँ उसने मॉर्गेज पर घर रखा हुआ था,
ये रेलेवेंट हो जाएगा, इसको एडमिट किया जाएगा एज अ एडमिशन बिटवीन द पार्टी टू द सूट, मतलब बी एंड सी। फर्दर लिखा है आर द एडमिशन इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। तो मतलब जब भी एडमिशन किया जाएगा किसी भी फैक्ट का, वो कब किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट, जब वो इंटरेस्ट पर्सन का उसमें है, सब्जेक्ट मैटर में, उस समय किया जा रहा है। तभी तो वो जो इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई एडमिशन कर रहा है, तभी तो वो ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर पर्सन का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो अपने अगेंस्ट कोई एडमिशन करता है, तो उसका तो उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। इसलिए एडमिशन तब रेलेवेंट है जब पर्सन का खुद का इंटरेस्ट है उसमें, और तब वो अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट एडमिशन कर रहा है किसी फैक्ट का, तब वो एडमिसिएबल होगा, क्योंकि तब उसका ट्रू स्टेटमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। सेक्शन 17 एडमिशन बाय persons whose position must be proved as against party to the suit. Section 17 statement made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions, if such a statement would be relevant as against the person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability. सेक्शन 17 को हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए क्या करता था, बी के बिहाफ पर रेंट कलेक्ट करता था। ए का काम था कि बी के लिए उसे रेंट कलेक्ट करना था। अब बी जो था, बी ने ए को स्यू कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि तुमने सी से रेंट ही नहीं कलेक्ट करा है। ए का काम था बी के लिए रेंट कलेक्ट करता था। अब बी ने ए को स्यू कर दिया कि तुमने सी से रेंट नहीं कलेक्ट करा। ए ने कहा कि मैं कैसे रेंट कलेक्ट करूं, सी को रेंट देना ही नहीं है। लिखा है ए डिनाइज दैट द रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। सी को रेंट नहीं देना है, सी से रेंट ड्यू ही नहीं है, ये ए ने बोल दिया। A statement by C that he owned B rent is an admission. अब ए ने तो ये बोला कि सी को रेंट नहीं देना है, सी ने बोला कि नहीं उसको रेंट देना है, और सी का ये क्या हो गया, एडमिशन हो गया, क्योंकि ये सी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गया ना। सी ने कहा मुझे रेंट देना है, अब ये सी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और ये हो गया एडमिशन। तो ये रेलेवेंट हो जाएगा कि अगर ए डिनाई करता है कि सी को रेंट नहीं देना था बी को। पार्टी टू द सूट क्या है, ए है और बी है। एडमिशन किसने किया, सी ने किया। रेलेवेंट किसके बीच में हुआ, ए और बी के बीच में रेलेवेंट हुआ। और जब उसने एडमिशन किया तब वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा था ना सी, कि मतलब हाँ उसको रेंट देना है, वो उस पोजीशन पे था और ये उसकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। तो यही कहता है सेक्शन 17 कि ऐसे पर्सन के द्वारा एडमिशन किया गया है जो कि क्या है, उसके खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो रेलेवेंट है पार्टी टू द सूट में। और अगर वो खुद पर्सन पार्टी होता, मतलब अगर सी पार्टी होता सूट में, तो ये उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाता और उसके खिलाफ जजमेंट आ जाता कि उसे रेंट देना है, क्योंकि वो खुद मान रहा है कि उसने रेंट नहीं दिया है। तो यही कहता है हमारा सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 18 कहता है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट। अब ये जो सेक्शन 18 है ये हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ रेफरी पे बेस करता है। सेक्शन 18 कहता है स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute or admission। तो स्टेटमेंट ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है, एडमिशन का स्टेटमेंट ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है जिसे पार्टी टू द सूट ने एक्सप्रेसली रेफर किया था कि जाओ इससे जाकर पूछ लो। जैसे इलस्ट्रेशन क्या कहता है, क्वेश्चन ये है कि जो हॉर्स है वो साउंड माइंड का है या नहीं है। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। जो ए ने बी को बेचा घोड़ा, वो साउंड था कि नहीं था। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी। जाओ जाके सी से जाके पूछ लो, सी को सब कुछ पता है। अब जो सी ने स्टेटमेंट दिया है वो रेलेवेंट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो एडमिशन जो पर्सन जो एडमिट कर रहा था फैक्ट को, वो उसके खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थे और वो रेलेवेंट हो रहे थे। बट ये जनरल रूल था, इसका एक एक्सेप्शन भी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है। तो सेक्शन नंबर 19 डील करता है इस जनरल रूल के एक्सेप्शन से, जहाँ पर सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट जो हैं वो रेलेवेंट होंगे, उनका एडमिशन दिया जा सकेगा। सेक्शन 19 बात करता है द प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन्स मेकिंग देम और बाय और ऑन देयर बिहाफ। Section 19. Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on the behalf of the person who makes them or their representative in interest, except in the following cases, namely. तो ये बोल रहे हैं कि एडमिशन रेलेवेंट है और प्रूफ किए जा सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट जिस पर्सन ने एडमिशन किया है, लेकिन उस पर्सन के फेवर में नहीं किए जा सकते हैं। जिन लोगों ने एडमिशन किया उनके बिहाफ पे नहीं किए जा सकते हैं, चाहे वो खुद पार्टी हो या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हो। लेकिन ये दिए गए 3 केसेस में नीचे 3 सबसेक्शंस में अलाउ किया गया है कि जहाँ पे सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट अपने फेवर में दिए गए एडमिशन्स भी क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे और एडमिशन दिया जा सकेगा। तो सबसेक्शन 1 कहता है एन एडमिशन में बी proved by or on the behalf of a person making it when it is of such a nature that if the person making it were dead it would be relevant as between थर्ड पर्सन्स अंडर सेक्शन 26। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो एडमिशन जो खुद के फेवर में है वो उनका भी एडमिशन दिया जा सकता है, उनका भी एविडेंस दिया जा सकता है जब वो ऐसे हैं कि जिन पर्सन ने वो एडमिशन किया था, जिन पर्सन ने वो स्टेटमेंट दिया था, उनकी डेथ हो गई है और वो स्टेटमेंट रेलेवेंट है सेक्शन 26 के अंदर। 26 जो सेक्शन है वो इस बारे में बात करता है कि कोई पर्सन है जिसने स्टेटमेंट दिया है और अब वो पर्सन की डेथ हो गई है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट खुद देने नहीं आ सकता है। और कभी उसने किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया था तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। और वो स्टेटमेंट अगर उसके खुद के फेवर में भी होगा तो भी रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 के अंदर। अदरवाइज तो रेलेवेंट होगा अगर वो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ है, सेक्शन 26 के अंदर आ रहा है तो वो रेलेवेंट होगा। बट अगर वो खुद के फेवर में भी है तो भी वो रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 19 में, 19 के 1 में। ये कहता है सबसेक्शन 1। इसके लिए हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे बी को। इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, ए एक कैप्टन है शिप का, इस ट्राइड फॉर कास्टिंग अवे की, मतलब एक शिप का कैप्टन था और उस पर ट्रायल किया जा रहा था कि वो शिप को कहीं और ले गया, जहाँ ले जाना था वहाँ नहीं ले गया। एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वॉज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। इस चीज़ का एविडेंस दिया गया कि जिस रूट से जाना था, जिस जगह से जाना था वहाँ से नहीं ले जाया गया। इस चीज़ का एविडेंस दिया गया। A produces a book kept by him in the ordinary course of the business, showing the observation alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between third parties if he were dead under the clause B of section 26। तो इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, ये एविडेंस तो दिया गया कि उस शिप को प्रॉपर कोर्स से नहीं ले जाया गया, कहीं और से ले जाया गया। ए जो कैप्टन था वो क्या करता था कि एक डायरी मेंटेन करता था और वो जिस जिस रूट को फॉलो करता था वो सारी डायरी में लिखता था, डे टू डे सारा इंफॉर्मेशन लिखता था कि वो कहाँ कहाँ से गया। तो इस बात का जो स्टेटमेंट, जो डायरी में स्टेटमेंट उसने लिखे, ये एडमिसिबल हो जाएंगे इस सेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर वो ए जो कैप्टन है वो मर गया होता, अगर ए मर गया होता तो वो सेक्शन 26 के क्लॉज बी में रेलेवेंट हो जाता, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस मेंटेन किए गए हैं वो रेलेवेंट हो रहे हैं सेक्शन 26 के क्लॉज बी में। अगर वो मर गया होता तो वहाँ रेलेवेंट हो जाता, अब वो मरा तो है नहीं तो वो यहाँ रेलेवेंट हो जाएगा और उसके फेवर में है
कि वो एविडेंस दे रहा है अपने फेवर में ही, तो बता रहा है कि वो प्रॉपर कोर्स से लेकर गया है, इसके बावजूद वो रेलेवेंट हो रहा है। वो इसलिए रेलेवेंट हो रहा है क्योंकि अगर वो मर गया होता तो वो सेक्शन 26 में रेलेवेंट हो जाता, और वो जिंदा है और इसीलिए वो सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 में रेलेवेंट हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन सी है, वो भी देख लेते हैं। A is accused of crime committed by him at Kolkata. He produces a letter written by him and dated at the Chennai on that date and bearing the Chennai postmark on that day. The statement in the date of the letter is admissible because if A were dead, he it would be admissible under the clause B of section 26. तो ए को अक्यूज़ किया गया कि उसने कोलकाता में क्राइम करा है और उसने एक लेटर दिखा दिया जो कि उसी पर्सन के द्वारा लिखा गया था, और जिसमें डेट जो थी वो उस डेट जिस दिन उस पर ऑफेंस का चार्ज लगा वो उस दिन क्या था, चेन्नई में था, और चेन्नई का पोस्ट मार्क उस लेटर पे लगा हुआ, तो उसने वो दिखा दिया। तो ये क्या है, ये एडमिसिबल हो जाता। अगर ये मर जाता तो ये क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 26 के अंदर एडमिसिबल हो जाता, बट वो जिंदा है और ये सेक्शन 19 के क्लॉज 1 के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी सबसेक्शन 1 के अंदर क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, और इस बात का एडमिशन दिया जा सकेगा। इवन इफ़ ये उसके फेवर में है, वो अपने फेवर में एडमिशन दे रहा है कि मैं कोलकाता में नहीं था, मैं तो चेन्नई में था, उसी को सपोर्ट कर रहा है, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, स्टिल रेलेवेंट है। सबसेक्शन 2 कहता है एन एडमिशन मे बी प्रूव बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such a state of mind or the body existed and it accompanied by the conduct rendering it falsehood improbable. अब यहाँ पर उन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जो पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो एडमिशन कर रहा है, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में बता रहा है। ये नॉर्मल सी बात है कि जो स्टेट ऑफ माइंड है पर्सन का, जो उसका बॉडीली फीलिंग है, वो उसी को पता है, किसी और को नहीं पता है। सपोज़ एक पर्सन है जिसने बी का मर्डर कर दिया। अब ये जो मर्डर करने का मोटिव था वो ए बता सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम थी बी से, वो क्या चाहता था, ये उसके माइंड में है और कोई नहीं बता सकता ना। तो वो स्टेटमेंट जो स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं, जो बॉडीली फीलिंग बता रहे हैं, वो रेलेवेंट हो जाएंगे, उनका एडमिशन हो, उनका जो एविडेंस है वो दिया जा सकेगा, चाहे भले वो उनके खुद के फेवर में हो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पर्सन है जिसको इंजरी लगी है, वो घायल है। अब सवाल ये उठता है कि उसको इंजरी एक्सीडेंटल लगी है या इंसिडेंटल लगी है, उसको इंटेंशनल है, कैसी इंजरी उसको लग गई। तो वो जब पेन में है, जिस समय वो बॉडीली फीलिंग एग्जिस्ट कर रही है, उस समय जो वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझको चोट लगी, जैसे ए है, ए इंजर्ड है, अब इंजर्ड कह रहा है जो मुझे चोट लगी है वो मुझे बी ने मार दिया, है ना, और ये उसने जानबूझ के मारा। सपोज़ वो ये कह रहा है कि बी का इंटेंशन था और उसने बहुत मारा, जानबूझ के मारा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट वो दे रहा है अपनी बॉडीली फीलिंग के बारे में, वो रेलेवेंट हो जाएगा, चाहे भले वो अपने फेवर में दे रहा है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो जो उसका इस समय सबसे बड़ा एनिमी कौन है? बी है, उसने मारा है। अब वो बी को छोड़कर सी को तो बोलेगा नहीं कि सी ने मुझे मारा है, वो ये काम तो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको मारा बी ने है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो झूठ नहीं बोल सकता है, वो सच बोलेगा क्योंकि उसको बी को सज़ा दिलवानी है, बी ने उसको मारा है। तो वो अपने फेवर में दे रहा है, सेल्फ सर्विंग एडमिशन है कि हाँ मुझे बी ने मारा और ऐसे मारा, ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, इंटेंशनल था बिल्कुल। तो ये रेलेवेंट हो जाएगा और इस बात का एडमिशन दिया जा सकेगा क्योंकि इस समय जो बॉडली पेन में है और उस बॉडली पेन के दौरान वो जो एडमिशन कर रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, इस समय वो बातों को घुमा फिरा नहीं सकता, फैब्रिकेट नहीं कर सकता, वो पेन में है और तब वो बता रहा है। तो ये सेक्शन 19 के सबसेक्शन 2 के अंदर एडमिसिबल होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
ए क्या है, ए ने सूट फाइल करा कि उसने गिफ्ट डीड करी थी बी के फेवर में एक समय पर, उसको कैंसिल कर दिया जाए। क्यों करवा रहा है वो कैंसिल? वो ये कह रहा है कि जब मैंने गिफ्ट डीड दी थी ना बी को, तब मेरा मेंटल कंडीशन सही नहीं था, मैं मेंटली स्टेबल था ही नहीं। ठीक है, तो अब ये प्रूफ कैसे करेगा? ये तो उसका एडमिशन हो गया, लेकिन अब जब वो ठीक हो गया है, वो तब कह रहा है ना कि मैं उस समय मेंटली फिट नहीं था। लेकिन जब वो मेंटली फिट नहीं था, जिस समय उसने गिफ्ट डीड साइन करी थी, उस समय उसने अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखा था, और उसने लेटर में लिखा कि जो बैलेंस ऑफ माइंड है वो उसका सही नहीं है, उसे ऐसा महसूस होता है, और वो अभी अच्छा फील नहीं करता है, और मेंटली वो सही फील नहीं करता है, डिप्रेस काइंड में है, या कुछ भी फील नहीं करता है मेंटली। तो वो उसने लेटर तब लिखा था जब वो उस सिचुएशन में था और उसने गिफ्ट डीड साइन करी थी। वो लेटर अब एडमिट कर रहा है इस फैक्ट को कि ए हाँ उस समय स्टेबल नहीं था, मेंटली स्टेबल नहीं था। तो जब ए ने सूट फाइल करा गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाने के लिए, तब ए उस लेटर को एज अ एडमिशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये उसने उसने ये स्टेटमेंट तब बनाया था जब वो मेंटली स्टेबल नहीं था। इलस्ट्रेशन डी और इलस्ट्रेशन ई भी स्टेट ऑफ माइंड को ही बताता है। हमने इसके पहले सेक्शन में पढ़ा कि स्टेट ऑफ माइंड में क्या आता है, नॉलेज आता है, इंटेंशन, गुडविल, इल विल, ये सब आता है। तो ये हमने सेक्शन 12 में पढ़ा कि स्टेट ऑफ माइंड में हमारे कौन कौन से फैक्ट्स आ जाते हैं। अब इलस्ट्रेशन डी क्या कहता है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग दैम टू बी स्टोलन, ही ऑफर टू प्रूव दैट ही रिफ्यूजेस टू सेल दैम below their value. A may prove these statement though they are admission because they are explanatory of the conduct influenced by fact in issue. ए पे चार्जेस लगाए गए कि उसको पता था ये गुड्स चोरी के हैं, इसके बाद भी क्या करा है उसने, रिसीव करा है, मतलब ये जानता था चोरी का सामान है, उसके बाद भी उसने ले लिया। तो ए ने ऑफर करा कि अगर ये मुझे पता होता चोरी का है तो वो उसको मार्केट वैल्यू से कम पर बेच देता ना, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो चोरी का है, इसलिए उसने मार्केट वैल्यू से कम पे बेचने पर मना कर दिया। उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा। जनरल ह्यूमन कंडक्ट क्या है, अगर हमें पता है कोई चीज़ चोरी की है तो हम उसे जल्दी जल्दी बेच देंगे, कम प्राइस पर भी बेच देंगे। लेकिन अगर उसे पता होता कि ये चोरी का है तो वो क्यों मना करता कि नहीं मैं इसे कम वैल्यू पर बेचूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, और ये एक्सप्लेनेटरी कंडक्ट है कि उसको नहीं पता था, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। जबकि वो अपने फेवर में ही स्टेटमेंट दे रहा है, स्टिल रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड उसी को पता है ना। इलस्ट्रेशन ई कहता है ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग इन हिज पोजेशन काउंटरफीट करेंसी विच ही न्यू टू बी काउंटरफीट। ए पे चार्जेस लगाए गए कि उसने फ्रॉडुलेंटली काउंटरफीट करेंसी को पोजेशन में रखा है जानते हुए कि वो काउंटरफीट है। अब ए ने ऑफर करा, प्रूफ करा, ये क्या प्रूफ करा, दैट ही आस्क्ड अ स्किलफुल पर्सन टू एग्जामिन द करेंसी एज ही डाउटेड वेदर इट वॉज काउंटरफीटेड और नॉट। उसने कहा कि उसने इस बात का प्रूफ दिया कि मैंने स्किलफुल पर्सन से इस करेंसी को क्या करवाया है, एग्जामिन करवाया है, ये जानने के लिए कि ये काउंटरफीट है या नहीं है। एंड द पर्सन डिड एग्जामिन इट एंड टोल्ड हिम दैट इट वॉज जेन्युइन। और जिसने एग्जामिन किया उसने बताया कि ये तो जेन्युइन है। तो यहाँ पे जो उस पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि वो जानता था कि वो फ्रॉडलेंट करेंसी उसने रखी हुई है, और उसके बाद भी उसने क्या करा, काउंटरफीट करेंसी को अपने पास रखा जानते हुए। उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, नॉलेज है उसको, ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं। उसने कहा कि अगर मुझे पता होता ये फ्रॉडुलेंट है तो मैं इसका एग्जामिनेशन क्यों करवाता, मुझे खुद डाउट था तभी तो मैंने करवाया, मुझे नॉलेज होती तो मैं क्यों करवाता। और जो एग्जामिन जिसने करवाया उसने बोला कि ये जेन्युइन है। तो इस बात का जो स्टेटमेंट है जो उसके खुद के फेवर में है, एडमिशन कि हाँ उसने करवाया और वो नहीं जानता था, इसका वो एविडेंस दे सकता है। फिर सबसेक्शन ई कहता है एन एडमिशन मे बी प्रूव बाय और अगेंस्ट एन एडमिशन मे बी प्रूव बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज़ रेलिवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन। मतलब अगर अदरवाइज देन एन एडमिशन अगर कोई फैक्ट है जो रेलिवेंट है तो उसका क्या हो सकता है, और वो सेल्फ सर्विंग है ऑफकोर्स, तो उसका एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे कोई फैक्ट है, मोटिव बता रहा है, अब मोटिव खुद इंसान अपना बता रहा है मेरा मोटिव अच्छा था,
और मोटिव स्टेट ऑफ माइंड है और उसको खुद पता है, और मोटिव रेलेवेंट भी होता है सेक्शन 12 के अंदर, सॉरी सेक्शन 6 के अंदर रेलेवेंट होता है। तो वो इस बात का एडमिशन, इस बात का जो स्टेटमेंट है उसका एविडेंस दे सकता है। जैसे कोई स्टेटमेंट है जो कि सेम ट्रांजैक्शन में है और वो पर्सन जो दे रहा है वो उसके खुद के फेवर में है, तो वो दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्टेटमेंट या जो भी कुछ कहा गया, बोला गया, जो पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा होता है, रेस जस्टे का हिस्सा होता है, उसका एविडेंस दिया जा सकता है। तो यही कह रहा है सेक्शन 19 का सब सेक्शन 3 कि वो एडमिशन जो कि पर्सन के फेवर में है और अदरवाइज रेलेवेंट है, एज अ एडमिशन नहीं रेलेवेंट है, अदरवाइज रेलेवेंट है, मतलब किसी और सेक्शन के अंदर रेलेवेंट है, तो उनका एडमिशन दिया जा सकता है, उन्हें प्रूफ किया जा सकता है। Section 20, when oral admissions are when oral admission as to content of document are relevant. Oral admission as to the content of document are not relevant. क्या कह रहे हैं कि जो ओरल एडमिशन दिया जा रहा है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का, वो रेलेवेंट नहीं होगा, ये जनरल रूल है। Unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of document under the rules herein after contained, or unless the genuineness of the document produced is in question. तो जनरल रूल ये है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रूफ डॉक्यूमेंट से ही किया जाएगा, प्राइमरी एविडेंस है, या फिर सेकेंडरी एविडेंस से किया जाएगा कि उसकी कॉपी वॉपी दे के किया जाएगा, और उसका ओरल एडमिशन नहीं होगा, ये जनरल रूल है। लेकिन अगर उसका सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउ कर दिया जाता है, जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जिस पार्टी के अगेंस्ट प्रूफ करना था उसी की पोजेशन में है, या फिर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस उस कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का अलाउ किया गया है, तो वहाँ पर ओरल एडमिशन दिया जा सकता है। या फिर डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पर क्वेश्चन है, तो उस चीज़ के लिए ओरल एडमिशन दिया जा सकता है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, तो उस चीज़ के लिए ओरल एडमिशन दिया जा सकता है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ किया जाएगा। सेक्शन 21 क्या कहता है? एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलेवेंट होगा? इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज़ मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एडमिशन ऑफ इट इज़ नॉट टू बी गिवन। देखिए, सिविल केसेस में क्या होता है, जनरली एडमिशन रेलेवेंट नहीं होता है अगर वो ऐसे एक्सप्रेस कंडीशन पे किया गया है कि इस एडमिशन का जो एविडेंस है वो हम कोर्ट में नहीं देंगे, या फिर अंडर द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, या फिर कोर्ट को इन्फर होता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन पार्टीज़ ने क्या है, एडमिशन करते वक्त एग्री किया होगा कि जिस फैक्ट का हम एडमिशन कर रहे हैं उसका हम एविडेंस नहीं देंगे। अगर ऐसा कोर्ट को इन्फर होता है या फिर पार्टी ने खुद ही एक्सप्रेस कंडीशन के अंदर एडमिशन किया था, तो ऐसे एडमिशन को सिविल केसेस में रेलेवेंट नहीं बताया गया है और एडमिशन नहीं दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 132। मतलब कि जहाँ पर एडवोकेट को कंपेल किया जा सकता है एविडेंस देने के लिए सेक्शन 132 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, तो एडवोकेट को एग्जेम्प्ट नहीं किया जा रहा है, एडवोकेट पर कोई बार नहीं है, उस पर रोक नहीं लगाई जा रही है, उसे अभी भी कंपेल किया जा सकता है। जनरली बात कर लेते हैं, सेक्शन 132 में बात की प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की गई है कि अगर कोई क्लाइंट और एडवोकेट अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बीच में कोई बात करते हैं, कोई केस से रिलेटेड बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस चीज़ के बारे में एडवोकेट जाके कोर्ट में नहीं बोल देगा। अगर क्लाइंट कोई मर्डर करके आया है और वो बता रहा है सपोज़ कि मुझे बचा लो, और एडवोकेट को सब कुछ उसने बता दिया, तो एडवोकेट इस बात का एविडेंस जाके कोर्ट में नहीं दे सकता है। बट इसका प्रोविज़ो भी है, इसका अपवाद भी है। वो क्या कहता है कि अगर कोई क्लाइंट आया
एडवोकेट के पास और वो कहता है कि मैं मर्डर करने जा रहा हूँ या फिर मैं प्रॉपर्टी हड़पने जा रहा हूँ, मुझको बचा लेना, तो अगर वो ऐसी बात कर रहा है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है और एडवोकेट एविडेंस दे सकता है। यही एक्सप्लेनेशन कहना चाह रहा है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जिस चीज़ के लिए एडवोकेट एविडेंस दे सकता है सब सेक्शन 1 और 2 ऑफ सेक्शन 132 में, उसके लिए वो अभी भी दे सकता है, उस पर रोक नहीं लगाई गई है। इसी के साथ हम लोग सेक्शन नंबर 53 भी रीड करेंगे, मतलब एडमिशन के टॉपिक के साथ हम लोग सेक्शन 53 भी रीड करेंगे, जो बात करता है फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। No fact need to be proved in any proceeding when the party is there to or their agent agree to admit at the hearing or before or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hand or which by the rule of the pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleading। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो फैक्ट्स को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, जब कोई पार्टी खुद ही एडमिट कर रही है किसी फैक्ट को, जैसे कोई पार्टी खुद ही एडमिट कर रही है कि मैंने लोन लिया हुआ है, तो उस फैक्ट को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है अब दूसरी पार्टी को, क्योंकि उस पार्टी ने तो खुद ही मान लिया कि मैंने लोन लिया हुआ है। या फिर किसी पार्टी ने खुद ही मान लिया मेरे पास फ्रॉडुलेंट करेंसी है, तो अब दूसरी पार्टी उसको क्यों प्रूफ करेगी जब सामने वाली पार्टी उसको खुद मान रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ बात हो रही है, लेकिन थोड़ी अलग है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पार्टी जो है वो या तो हियरिंग पे एडमिट कर रही है या फिर अंडर द राइटिंग एग्री कर रही है कि वो एडमिट करेगी, या फिर कोई रूल ऑफ प्लीडिंग है जिसके अंदर माना जा रहा है, डीम्ड लिखा है टू डीम्ड टू हैव एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग, तो कोई रूल ऑफ प्लीडिंग है जिसके अंदर माना जा रहा है कि पार्टी ने ये फैक्ट एडमिट कर रखा है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ये रूल ऑफ प्लीडिंग है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहा है ये, जब हम लोग सीपीसी में ऑर्डर 8 पढ़ते हैं तो वहाँ पर होता है कि जो भी प्लेंट में जो भी पर्टिकुलर्स लिखे गए हैं वो डिफेंडेंट को अपने डब्ल्यूएस में हर एक पर्टिकुलर्स को क्या कर, जैसे कोई प्लेंटिफ है और वो प्लेंट फाइल करता है और वो प्लेंट में बोलता है कि बी ने मुझसे लोन लिया, इतनी इतनी तारीख को लोन लिया, फिर 2-3 महीने बाद फिर लोन लिया, उसको इस चीज़ के लिए ज़रूरत थी, उसको अपने घर में शादी करवानी थी, उसके ऊपर लोन था वो चुकाने के लिए लोन लिया, जो भी उसने पर्टिकुलर्स डाले। अब बी को क्या करना है, अपने डब्ल्यूएस में हर एक पर्टिकुलर्स को एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है। ऐसा कोई फैक्ट जो वो ना एक्सेप्ट करता है ना डिनाई करता है, रूल क्या कहता है, डब्ल्यूएस में या तो आप एक्सेप्ट करो या तो डिनाई करो, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर जो कि उसने अपने डब्ल्यूएस में क्या करा, ना एक्सेप्ट करा ना डिनाई करा। जैसे प्लेंटिफ ने बोला कि इसको अपना लोन चुकाना था इसलिए इसने मुझसे पैसे लिए थे, एक ये पर्टिकुलर था, इसको डिफेंडेंट ने क्या करा, निगलेक्ट कर दिया, डब्ल्यूएस में इसके बारे में कुछ उसने लिखा ही नहीं, तो कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट ये डीम्ड कर लेगा, ये मान लेगा, तो कोर्ट ये मान लेगा कि डिफेंडेंट ने इस फैक्ट को क्या करा है, एडमिट कर दिया है, और यहाँ पर अब इस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया जनरल रूल। इसका प्रोविज़ो भी है जो कहता है कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि जो फैक्ट एडमिट हो चुके हैं उनको भी प्रूफ करने के लिए कोर्ट कह सकता है। सेक्शन 25 एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ of the matter admitted, but they may operate as a stopple under the provision hereinafter contained। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी मैटर को एडमिट किया गया है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट उसे एज अ स्टॉपेल यूज़ किया जा सकता है, मे ऑपरेट लिखा है, और ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं। थैंक यू।